गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 10th में हम लोग साइंस की ओर चलेंगे। क्लास 10th के श्वसन चैप्टर में चलेंगे हम लोग। क्लास 10th श्वसन चैप्टर होगा और श्वसन चैप्टर के अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे। आज बायोलॉजी है, इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्लूकोज का विखंडन। सर्वप्रथम ग्लूकोज का विखंडन होगा। ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज क्या होता है, विखंडित होकर के पायरुवेट और एटीपी में आता है। पायरुवेट, एटीपी, फिर इनका विखंडन होता है और ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये एथेनॉल होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये एथेनॉल बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल बनता है। ये एथेनॉल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये पूर्णतः ऑक्सीजन की जब उपस्थिति होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रो H2O प्लस ऊर्जा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, यह अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ये लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में क्या होता है, दर्द, ऐंठन और पीड़ा का अनुभव कराता है। ये लैक्टिक अम्ल के कारण से ही क्या होता है, हमारी पेशी कोशिकाओं में दर्द होने लगता है, ऐंठन, पीड़ा उत्पन्न होता है। आगे हम लोग चलेंगे, इसी चीज को आगे बढ़ते हैं। एक आता है किण्वन। पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और यह क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है। किण्वन फर्मेंटेशन। किण्वन क्या होता है? पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो उसको हम इस अभिक्रिया को कहते हैं किण्वन। और यह अभिक्रिया किण्वन जो होता है वह ईस्ट में होता है। एक आता है अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण को ध्यान में देखेंगे। अवायवीय शोषण एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली शोषण की क्रिया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली शोषण की क्रिया अवायवीय शोषण है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है और इसकी पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। यह पूरी क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। अब आएगा श्वसन। आगे हम लोग श्वसन की बात करेंगे। श्वसन क्या है? वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होने के बाद ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी क्रिया जिस क्रिया के माध्यम से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और उसके बाद ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन। श्वसन वायवीय और अवायवीय दो प्रकार का होता है। अब हम लोग वायवीय श्वसन पर हम लोग चर्चा करेंगे। वायवीय श्वसन क्या है? यह श्वसन की क्रिया जो वायवीय श्वसन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। वायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन की क्रिया को क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में होता है, द्वितीय चरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन का दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में। ये पूछेगा, परीक्षा में पूछता है कि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कहाँ होता है? वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में, द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब आता है कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? भाई कोशिकीय ईंधन तो सिंपल सा है, जिससे हमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज कोशिकीय ईंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लूकोज कोशिकीय ईंधन कहलाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है और ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप ही हमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। तब हम क्या के शरीर को अपना ऊर्जावान समझते हैं। हमारे शरीर कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट दो पार्ट में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, तो दोनों ही ऊर्जा का उत्पादन होता है।
ग्लूकोज का अगर पूर्ण विखंडन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा होगा। हमने समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या किया, 6 लिखा और यहाँ भी 6 लिखा और यहाँ भी 6 लिखा, तब यह समीकरण क्या होगा, पूर्ण तरह से बैलेंस हुआ, संतुलित हुआ। एक आता है क्वेश्चन, वायवीय अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट, एरेबिक रिस्पायरेशन, एरेबिक हुआ वायवीय श्वसन, एन एरेबिक रिस्पायरेशन अवायवीय श्वसन। यहां आपको एन एरेबिक रिस्पायरेशन भी लिखा जा सकता है। तो कहता ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या अभाव में जो भी क्रियाएं होती है वह हमारा अवायवीय श्वसन होता है। देखो, पहला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन की क्रिया को क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति, इसमें अनुपस्थिति, इसमें उपस्थिति। दूसरा, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जबकि इसमें वायवीय श्वसन ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। वायवीय श्वसन के प्रथम चरण कोशिका द्रव्य, द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। इसमें एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसमें, अवायवीय श्वसन में एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसको कहते हैं? तो एटीपी। क्या होगा, एटीपी। एटीपी को हम लोग सार्वजनिक ऊर्जा का वाहक कहते हैं। और एटीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये परीक्षा में पूछेगा, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, याद रखेंगे। अब एक बात आया जिससे हम लोग अभी लैक्टिक अम्ल के बारे में, हमारे शरीर में जो हमने बात किया अभी, ऐंठन पीड़ा, ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखे होंगे। अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर की मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द क्यों होता है? ऐंठन और दर्द क्यों होता है? सबसे पहले मैंने बताया, अत्यधिक व्यायाम करेंगे या अत्यधिक कोई भी काम करेंगे, ज्यादा चल देंगे, तो इस एक्टिविटीज के दौरान हमें ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल पाता है। और ऑक्सीजन जब पूरा नहीं मिलेगा, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होगा, अर्थात आंशिक होगा। और इस क्रम में ग्लूकोज का जब विखंडन होता है, वो लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन कर देता है पेशी कोशिकाओं में। जब लैक्टिक अम्ल का बनता है पेशी कोशिकाओं में, उस स्थिति में क्या होता है, हमारे शरीर में ऐंठन पीड़ा हो जाता है। यह ऑक्सीजन के अभाव में होती है। ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिकाओं में, याद रखना है, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। और लैक्टिक अम्ल फॉर्मेशन होने के कारण से ही हमारे शरीर में ऐंठन और पीड़ा, दर्द होता है। यह अत्यधिक काम करने से होता है, अत्यधिक व्यायाम करने से होता है। जब जब ऑक्सीजन का अभाव होगा, तब तक हमारे शरीर की पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा और शरीर में दर्द, ऐंठन, पीड़ा होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान की क्रिया किस क्रिया के द्वारा होता है भाई? तो सीधा सीधी समझ, डिफ्यूजन, विसरण। विसरण क्रिया द्वारा ही पौधे श्वसन गैसों का आदान प्रदान करता है। क्योंकि देखिए, पौधे में होता है छिद्र होता है, तना में भी देखे होंगे परत दर परत छिद्र रहता है, थोड़ा थोड़ा। पत्ते में भी देखे होंगे आप, छिद्र होता है। इस कारण से हम कहते हैं कि विसरण वो क्रिया क्या होता है जो श्वसन गैसों का आदान प्रदान करता है पौधे, वह होता है विसरण। आगे की क्वेश्चन हम करेंगे, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामेसियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? अमीबा में कोशिकीय झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। इसमें भी क्या होता है, कोशिकीय झिल्ली के माध्यम से विसरण क्रिया द्वारा अमीबा में होता है। ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इसमें भी
आपका श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। अब एक बात आया कि एटीपी को जैव ऊर्जा क्यों कहा जाता है? एटीपी को जैव ऊर्जा क्यों कहा जाता है? साफ शब्दों में लिखा हुआ है, एटीपी का उत्पादन चूंकि जैव कोशिकाओं में होता है, और एटीपी का उत्पादन कहाँ होता है? जैव कोशिकाओं में, और जैव कोशिकाओं में उत्पादन होने के कारण इसे जैव ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव ऊर्जा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? भाई ये तो सिंपल सा है, विघटन या अपघटन। खाद्य पदार्थों का क्या होगा? विघटन या अपघटन। यानी ये श्वसन क्रिया के माध्यम से खाद्य पदार्थ क्या होता है? विघटन होता है, अपघटन होता है, तब हमें ऊर्जा मिल पाती है। खाद्य पदार्थ का विघटन अपघटन ना हो तो क्या होगा? हमें ऊर्जा नहीं मिल पाएगा, क्या अवशिष्ट पदार्थ हमारे निकास नली द्वारा बाहर हो जाता है, जो हम उत्सर्जन चैप्टर में पढ़ाएंगे। एक बात है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? भाई रंध्र रहता है। पौधों में जब छोटा पौधा रहता है रंध्र होता है, बड़ा जब होता है विशाल वृक्ष होता है तो उसमें वातरंध्र होता है। तो यहाँ पौधा लिखा है, पौधा मीन्स छोटा। पौधों में श्वसन क्रिया के लिए क्या रहता है? तो रंध्र रहता है। फिर लिखा निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? निश्वास। निश्वास कहने का मतलब समझ रहे हैं? जो हम सांस छोड़ते हैं उस क्रिया के दौरान जो हम छोड़ते क्या है? तो भैया सिंपल सा बात थी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेते क्या है? ऑक्सीजन लेते हैं। ग्रहण हम क्या करते हैं? मनुष्य ग्रहण क्या करते हैं? श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और निश्वास क्या होता है? हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अभी तुरंत आपको बताए कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में? कोशिका द्रव्य में होता है। आगे देखिए, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? अभी तुरंत बताए, श्वसन। मनुष्य जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? श्वसन। श्वसन श्वासोच्छ्वास माने लेना और छोड़ना, श्वास उच्छ्वास, पूरी क्रिया को क्या करेंगे? श्वासोच्छ्वास। श्वासन मिला करके दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास, और उसके श्वासोच्छ्वास। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। और श्वासोच्छ्वास की बात करेंगे, अन्य परिभाषा भी है। श्वसन की दो अवस्थाएं होती है, प्रश्वास और उच्छ्वास, और दोनों मिल जाए, प्रश्वास और उच्छ्वास मिलने के कारण से हम लोग उसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आप देखिए आगे की बात करेंगे, मनुष्य की वक्षगुहा में स्थित होते हैं। भाई वक्षगुहा इसको कहा जाता है, और इसमें क्या होता है? फेफड़ा। श्वसन क्रिया के लिए मनुष्य कौन ये उत्तरदायित्व अंग? फेफड़ा। फेफड़ा नहीं रहेगा तो मनुष्य श्वसन की क्रिया नहीं कर पाएगा। तो श्वसन के लिए क्या? फेफड़ा। मनुष्य के श्वसन अंग को लिखें भाई। मनुष्य के श्वसन अंग नासिका छिद्र, ये नाक जो है ना, नासिका दो छेद है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नासिका छिद्र कहते हैं। स्वर यंत्र, इसमें फिर देखिएगा स्वर यंत्र लगा हुआ है। फिर लैरिंक्स, जिसको श्वास नली, ट्रेकिया और फेफड़ा मिलकर मनुष्य में क्या होता है? श्वसन अंग का निर्माण करता है। आगे देखिए, मनुष्यों की श्वास नली की लंबाई क्या है? यानी ट्रेकिया की लंबाई क्या है? तो लिखा हुआ है ट्रेकिया की लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर, और व्यास जो होगा वो 16 mm का होगा। व्यास कितना होगा? 16। मनुष्य के लिए ट्रेकिया की लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर और 16 mm व्यास इसका होता है। वायुमंडल में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन है? वायुमंडल में 21% क्या है? ऑक्सीजन है। 78% क्या है? नाइट्रोजन है। अन्य गैसें 6% में। अब आएंगे आगे, देखिए मनुष्य के फेफड़ों में करीब कितने वायुकोष पाए जाते हैं? 7 × 10⁸। कहीं कहीं आप देखे होंगे 3 × 10⁸ लिखा होगा, यानी 1-2 वायुकोष पाए जाते हैं, इसलिए दोनों को मिलाकर के लगभग 7 × 10⁸ होता है। श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? देखिए, जीवित रहने के लिए श्वसन की क्रिया बहुत जरूरी है।
अनेक साफ लिखा डिफिनेशन में, जीवों में जीवन संबंधी क्रियाओं के सुचारू रूप संचालन के लिए शरीर को श्वसन की क्रिया करना होगा, तभी जीवित रह पाएंगे, अन्यथा मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। यानी क्या, जीवों में जीवन संबंधी क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए शरीर में ऊर्जा उत्पादन हेतु श्वसन आवश्यक है। आप देखेंगे श्वसन प्रक्रिया में ये इस जगह श्वसन प्रक्रिया में क्या मुक्त होता है, क्वेश्चन होता है यहाँ। तो श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होता है। इस जगह जो आपने देखा, इस जगह प्रिंटिंग मिस है, ये जो देख रहे हैं ऊ के रूप में, ऊ के रूप में मतलब बाहर निकलता है, उच्छ्वास होता है। यहाँ लिखेंगे क्या मुक्त होता है। सपोज हम इसको लिख देंगे इस रूप में, क्या मुक्त होता है। तो ऊ के रूप में आने कहता बाहर क्या निकलता है, लिखना प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो क्या मुक्त होता है श्वसन प्रक्रिया में, क्या मुक्त होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल मुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, जल मुक्त होता है। मछली का श्वसन अंग क्या होगा, गिल्स होगा। मछली का श्वसन अंग क्या होगा, गिल्स होगा। मछली का श्वसन अंग गिल्स। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है, अभी तुरंत पढ़ाए। वायवीय श्वसन के चरण में पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और ये कहां होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण कहां होगा, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कब, वायवीय श्वसन के दौरान। अगर अवायवीय श्वसन होगा तो कभी भी ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होगा, आंशिक होगा, यानी आंशिक ऑक्सीकरण होगा। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, वायवीय श्वसन में होता है। फिर लिखा है फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है, अभी तुरंत पढ़े आप, प्रश्वास और दूसरा है उच्छ्वास। यहाँ ये बात जो क्वेश्चन था, इस जगह जो ऊ लिखा है यहाँ उच्छ्वास लिखा जाना था। क्या उच्छ्वास के रूप में क्या मुक्त होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल उच्छ्वास होता है। चलिए, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है भाई, पौधों में श्वसन अंगों का गैसन का आदान प्रदान पत्तियों के रंध्रों, तना, हम अभी पहले बता चुके हैं इस बात, पत्ती तना में कड़ी त्वचा पर स्थित वात रंध्रों, अंतर कोशिकीय स्थानों, जड़ों और मूल रोमों द्वारा क्या होता है, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। यही है पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के रंध्रों में, कहा, रंध्र में। दूसरा है तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित वात रंध्र में, अंतर कोशिकीय स्थानों एवं जड़ों के मूल रोमों में, जड़ों के मूल रोमों में होता है। अब आया एक क्वेश्चन कि असली कीट के श्वसन अंग, श्वसन रंध्र ट्रेक्योल्स, जबकि मनुष्य का श्वसन अंग नासिका छिद्र, स्वारयंत्र, ट्रेकिया और फेफड़ा। देखिए आगे, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है। जो भी स्थलीय कीट होंगे उसमें श्वसन का होगा, वायवीय श्वसन होगा। क्या होगा, वायवीय श्वसन होगा। स्थलीय कीट जितने भी होंगे सब में वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। अब आएगा एक सामान्य मनुष्य, यहाँ सामान्य होगा। सामान्य मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, तो 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर। एक सामान्य मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर इससे कम होता है तो मनुष्य को कमजोरी का अनुभव होता है। देखे होंगे जब फीवर होती है
जिसको टाइफाइड कहते हैं, तो क्या होता है, ब्लड को कम कर देता है, हेमोग्लोबिन को कम कर देता है। यही कारण है क्या हम लोग बीमार पड़ते हैं और बहुत कमजोर कर देता है। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसका इलाज कराते हैं। अब क्या कर रहा है, फ्लूरा क्या है, मनुष्य के फेफड़ों के चारों तरफ द्विस्तरीय सीरस और सेक पाई जाती है, जिसे फ्लूरा कहते हैं। क्या हुआ, मनुष्य के फेफड़ों के चारों तरफ द्विस्तरीय सीरस सेक पाई जाती है, जिसे फ्लूरा कहते हैं। आगे चलिए, श्वसन और श्वासोच्छ्वास पहले पढ़ चुके हैं। श्वसन की क्रिया जीवित कोशिकाओं में संपन्न होती है और श्वासोच्छ्वास यह भौतिक घटना है। क्या है, श्वासोच्छ्वास भौतिक घटना है। कहते हैं यह जीवित कोशिकाओं में संपन्न होती है तथा एक जैव रासायनिक क्रिया है, जबकि यह एक भौतिक घटना है जिसमें श्वसन गैसों O2 एवं CO2 का आदान प्रदान होता है। किसमें, श्वासोच्छ्वास में। श्वासोच्छ्वास में CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। फिर लिखा है इसमें, यह सामान्य तापमान 30 से लेकर कितना 40 डिग्री सेल्सियस पर होता है श्वसन की क्रिया। इससे ज्यादा तापमान अभी देखे होंगे, हाल फिलहाल की घटना सुने होंगे, क्या बहुत सारे बच्चे, स्कूली बच्चे बीमार पड़ गए, बीमार होने के बाद मृत्यु भी हो गई, ज्यादा गर्मी हीट वेव कारण से। ये अवस्था क्या हो गया, तापमान वहां का टेम्परेचर 48 डिग्री से ज्यादा हो गया। 48 तक श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाई और क्या हो गया, बच्चों का मौत हो गया। इस प्रकार से हम कहते हैं कि ये सामान्य तापमान, इससे अधिक होता है तो हमारे खतरा होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इसे श्वासोच्छ्वास में कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि तापमान इतने ही होना चाहिए, इसमें कोई प्रतिबद्धता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, देखिए इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। किसमें, श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि इसमें ऊर्जा विमुक्त नहीं होता है। किसमें, श्वासोच्छ्वास में। यह अंत कोशिकीय होती है या बाह्य कोशिकीय, बाह्य कोशिका में होता है। यह एक धीमी क्रिया है, श्वसन की क्रिया बहुत धीमी से होती है और यह श्वासोच्छ्वास की क्रिया काफी तेजी से होती है। अब देखे होंगे गोताखोर, गोताखोर समझते हैं, पनडुब्बी समझते हैं, यानी पानी के निचले सतह से जाकर के किसी चीज को पता करना, उसी को हम लोग कहते हैं गोताखोर। कहते हैं गोताखोर कृत्रिम श्वसन हेतु तो ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों रखते हैं। भाई पानी के नीचे सांस लेने में काफी दिक्कत होगी ना, तो क्या कहते हैं कि गोताखोर मनुष्य एक अस्थलीय जंतु है जिसमें श्वसन अंग फेफड़ा जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकता है। हमारा फेफड़ा जल में घुले ऑक्सीजन को क्या करता है, उपयोग नहीं कर सकता है डायरेक्ट। इस कारण से गोताखोर जब भी जाता है समुद्र में डुबकी लगाता है, पानी के अंदर डुबकी लगाता है, तो उसके लिए क्या एक सिलेंडर रखता है, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है और कृत्रिम श्वास हेतु ऑक्सीजन का सिलेंडर उपयोग वो करता है। कौन, गोताखोर, जो पानी के अंदर तैर करके पानी के अंदर की चीजों को, अवशेषों को पता लगाता है, उसी को हम लोग कहते हैं गोताखोर। अब मनुष्य की वक्षगुहा में कौन सी रचना से घिरी होती है। भाई वक्ष रीढ़ की हड्डी, 12 जोड़ी पसलियों और अस्टर्नमन एवं डायफ्राम नाम की रचनाओं से घिरी होती है। कौन, ये सारी वक्षगुहा। ऑक्सीकृत रक्त से क्या, सीधा सीधी मतलब है ऑक्सीकृत, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा, अनऑक्सीकृत में ऑक्सीजन की कमी होगी। देखिए ऑक्सीजन वह रक्त जिसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से संयोग करता है, जब ऑक्सीजन से संयोग करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या करता है, वह रक्त जब ऑक्सीजन से संयोग करता है, वह रक्त जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, इस उसे ही हम कहते हैं ऑक्सीकृत रक्त कहते हैं। अब ठीक उसके आगे दिया है अनऑक्सीकृत रक्त से आप क्या समझते हैं। अनऑक्सीकृत, अनऑक्सीकृत मतलब देखिए यार, वैसे रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है बल्कि कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा
अधिक ऊर्जा। जब नहीं होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया कर लेगा और कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और जिसके कारण से इसको हम इस रक्त को क्या कहते हैं, अनऑक्सीकृत रक्त कहते हैं। किसको, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों को विषैली गैस क्यों कहा जाता है भैया, इसकी के लिए यहां देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों को विषैली गैस क्यों कहा जाता है। रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस NaCO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है और संयोजन करके कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसके फलस्वरूप रक्त की ऑक्सीजन वाहक क्षमता समाप्त हो जाती है, वह ऑक्सीजन लेकर के नहीं जा सकता। उस परिस्थिति के लिए ऊतकों में, शरीर के ऊतकों में क्या ऑक्सीजन के अभाव हो जाते हैं और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य हो, जानवर हो, किसी की भी हो सकती है, जो श्वसन की क्रिया होती है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव होते हैं, ऑक्सीजन के अभाव में मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए CO2 को हम लोग क्या मानते हैं, हानिकारक गैस मानते हैं, विषैला प्राणघातक गैस को उसको माना जाता है। किसको, CO2 को। श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्लियर याद रखें, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं भाई, अभी तुरंत बताएं, श्वासोच्छ्वास। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन में, जल को पहुंचाने में। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहलाता है। क्रिया होती है कहाँ होती है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, इसका मतलब ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा। अब पूर्ण ऑक्सीकरण ग्लूकोज का कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे देखिए, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सभी जीव के लिए श्वसन की क्रिया आवश्यक होती है। क्या होती है, श्वसन की क्रिया आवश्यक होती है। श्वसन की क्रिया आवश्यक होते हैं सभी जीवों के लिए। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है निलय द्वारा। अवायवीय श्वसन किस भाग में होता है भाई, कोशिका द्रव्य में होता है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता, प्लेटलेट्स है। यानी प्लेटलेट्स रक्त पट्टिका अणु भी कहा जाता है इसको। प्लेटलेट्स इंग्लिश वर्ड है। फिर लिखा है, पौधों की पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पो उत्सर्जन। वाष्प बाहर निकाला तो क्या कहेंगे उसको, वाष्पो उत्सर्जन। फिर देखिए यहाँ समान उत्तंक कौन कौन है, एपिडर्मिस एवं फ्लोएम। एपिडर्मिस एवं फ्लोएम। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कोशिका को पावर हाउस किसका, किसे, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है, रक्त में थक्का जमने का कारण, रक्त में क्या बनाता है, थक्का। रक्त में थक्का बनाता है कौन, प्लेटलेट्स। रक्त में प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो थक्का नहीं बनेगा। फिर आगे देखिए क्या, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट के कारण रक्त थक्का जमता है। कौन सी एंजाइम वसा पर क्रिया करती है, लाइपेज। कौन सी एंजाइम वसा पर अभिक्रिया करती है, तो लाइपेज। कौन सी एंजाइम वसा पर क्रिया करती है, तो लाइपेज। ये क्या होगा, लाइपेज होगा। क्या होगा, लाइपेज। चलिए लाइपेज। फिर लिखा है, किस प्रकार की श्वसन किससे अधिक ऊर्जा होती है भाई, मुक्त होती है, वायवीय श्वसन से। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी है, आरबीसी श्वेत रक्त नहीं लाल, तो 120 दिन। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, आरबीसी होता है। क्या होता है, आरबीसी। किसे कोशिका ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है,
एटीपी को कोशिका मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? 20%। ये नया क्वेश्चन है, हालांकि परीक्षा में नहीं आएगा। फिर लिखा है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तो इंडोडर्म। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। प्रकुंचन और अनुशीतलन, प्रकुंचन जब कहेगा तो 120 होगा और अनुशीतलन कहेगा तो आपका 80 होगा। ये mm होता है। क्या होता है? 120/80 mm पारे के दाब के बराबर होता है। क्या होता है? पारे के दाब के बराबर होता है। ये पारे के दाब के बराबर होता है, लेकिन किस में होता है? mm में होता है। क्या होता है? mm में होता है। श्वसन के अंतिम उत्पादन भाई कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। अंतिम उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा श्वसन का अंतिम उत्पादन है। तो चलिए ये क्लास हम लोग दिखाए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।